warm welcome everyone. My name is Nikita Chauhan and you are watching Curious Nikki. So start करते हैं आज के धुरंधर के कंप्लीट एनालिसिस को. आज है 17th of December और डे है सैटरडे. तो एडिटोरियल तो इतना कुछ खास है नहीं. तो पहले देखते हैं ये काशी तमिल संगम हुआ है जो अभी पूरा होने वाला है, मतलब हुआ था जो पूरा होने वाला है. सो पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था 1 महीने पहले अराउंड. तो इसमें ना 2500 के अराउंड विजिटर्स आए थे तमिलनाडु से वाराणसी में, क्योंकि ये काशी में हो रहा है, काशी वाराणसी के अंदर है. और काशी तमिल संगम नाम ही सजेस्ट करता है कि तमिलनाडु से काशी में लोग आ रहे हैं, है ना. तो थोड़ा स्टैटिक पार्ट आप देख लो. इसमें ना संगम है नॉर्थ और साउथ की सिविलाइजेशन का. ये दोनों की नॉलेज और कल्चर को साथ में लाता है, दोनों की हेरिटेज को साथ में लाता है. पीपल टू पीपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाता है साउथ और नॉर्थ के लोगों का. ठीक है. तो ये ना ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कोलैबोरेशन में. किस किस के कोलैबोरेशन में? कल्चर, टेक्सटाइल, रेलवे, टूरिस्ट, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट और गवर्नमेंट ऑफ यूपी. ठीक है. तो यही है. और इसके अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ ने भी हेल्प की. कौन सी? आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं. ये देखो, ये वंडिया राइस फेस्टिवल के बारे में है जो क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप को प्रमोट करता है. अच्छा, अभी क्या है तो इधर देखिए, एक सेकेंड, ज़रा ज़ूम इन हो गया. हाँ, देखिए, क्लाइमेट जो वेजिटेशन है ना वो बहुत सीरियस है, बिकॉज जो नेचुरल जो आपके प्लांट्स हैं ना उसे इतना कंजर्व नहीं कर रहे, सब हाइब्रिड प्लांट्स पे चले गए. तो इन्होंने क्या किया, 300 जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटी थी ना ट्रेडिशनल प्लांट्स की, वो उगाई 1.5 एकड़ के लैंड में. ठीक. तो ये जो उगाई ना इन्होंने वनियार डिस्ट्रिक्ट में उगाई. तो ये उनका एक राइस फेस्टिवल होता है जिसका नाम है इक्की जठर, जो ट्राइबल राइस फेस्टिवल है. एंड उसके टाइम पे उगाई. और ये ना उगाई जो है ना इन्होंने ये राइस, ट्रेडिशनल राइस, ये कोलैबोरेशन में उगाई. किस किस के? ट्राइबल्स और जो एक्सपर्ट्स थे ना इस फील्ड में उनके. देखो ये रहा है नॉलेज बिटवीन ट्राइबल्स एंड फार्मर्स, ट्राइबल फार्मर्स एंड एक्सपर्ट्स. तो ये आप देख रहे हो, ये वैरायटी ऑफ राइस है, मतलब 300 टाइप की वैरायटी ऑफ राइस उगाई इन्होंने 1.5 एकड़ में. देखो कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ है, मतलब इतने दूर से इतनी प्यारी लग रही है. इतनी वैरायटीज़ ऑफ राइस उगाई इन्होंने. एंड ये उषा जी जो बता रही थी द हिंदू के न्यूज़पेपर वालों को कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी कम होती है ट्रेडिशनल राइस की, बट ऐसा नहीं है. ये बिल्कुल भी कम प्रोडक्टिव नहीं है. इनफैक्ट जो हाइब्रिड राइस होते हैं ना उनके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं. और इन्हें जो कल्टीवेशन का जो इनपुट कॉस्ट होता है ना वो भी बहुत कम देना पड़ता है, क्योंकि ये इनहेरेंट होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं जो लोकल पीस्ट और डिजीज़ है ना उनसे. और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी हाई है. कैसे? क्योंकि इनके अंदर ना ऑलरेडी पहले से ही जो इनकी जो स्पेशली ब्लैक वैरायटी थी ना, ये जो ब्लैक वैरायटी दिख रही है आपको, हाँ मे बी यही इसी की बात कर रहे हैं. तो जो ब्लैक वैरायटी है ना वो रिच है जिंक में, आयरन में और न्यूट्रिशन में. तो यही कह रहे हैं कि आप जो फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जो जैसे राइस ही ले लो, राइस के अंदर ज़्यादा कोई विटामिन्स वगैरह तो नहीं होते, मिनरल आयरन नहीं होते. तो उसके ना जीन में चेंज करके उसे फूड फोर्टिफाइड कर देते हैं, उनके अंदर विटामिन्स मिनरल्स वगैरह डाल के देते हैं. क्योंकि कई लोगों का स्टेपल फूड राइस ही होता है, लोग राइस कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता. इसीलिए ना फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि इसमें पहले से ही फूड फोर्टिफिकेशन करके रखा है, तो आप ट्रेडिशनल राइस की तरफ शिफ्ट करो. ऐसी सारी बातें चल रही हैं इसमें. तो यही है, ये फेस्टिवल है. आपके जीएस पेपर 1 से इम्पॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 से इम्पॉर्टेंट है. देन ये आप देख लो, राइस कौन से सीज़न में कल्टीवेट होता है. राइस होता है खरीफ सीज़न में. इसे उगाया जाता है जून से जुलाई के बीच में और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में. कहाँ मिलता है? असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और महाराष्ट्र में. ये टेबल अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आप सेव करके रख लेना अपने पास. और हाँ,
यहाँ ना 5 केरला के जो 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ना, उन्हें जीआई टैग दिया है। केरला की एक स्पेशल बीन है, कुछ रेड ग्राम्स हैं, सेसमे हैं, गार्लिक हैं और स्नैप मेलन है। तो यही है, ये एग्रो क्लाइमेट है, मतलब इधर की लोकल क्लाइमेट में भी सही से रजिस्ट कर पाते हैं। एंड यही है, इनके बारे में कुछ स्पेशलिटी दी है, मतलब इन सारे क्रॉप्स के बारे में थोड़ी थोड़ी, मतलब इन सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर पढ़ना हो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। इतनी कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ इनका नाम याद रख लेना। टोटल केरला के अंदर 17 जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये हो गई हैं। अच्छा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है ना, वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन के हैं और उनकी क्वालिटी है, और मतलब उनका ओरिजिन कहाँ से है। कोई और आके कहे कि ये हमारे यहाँ मिलते थे तो वो अलाउ नहीं है। जीआई टैग मिल जाए ना तो मतलब एज अ पेटेंट रख लो, आप पेटेंट रख लो, कॉपीराइट रखो, मतलब आप कह सकते हो कि ये हमारा है अगर आपके पास उसका जीआई टैग हो। कोई और आके कहे कि नहीं ये हमारे कंट्री में मिलता है तो ऐसा नहीं है ना। तो ये है जीआई, यही था इसमें। एंड नेक्स्ट हाँ, ये निर्मला सीतारमण जी की स्टेटमेंट है। क्या हुआ ना, रुको मैं जूम इन करती हूँ, आपको पढ़ के बताती हूँ। खाली स्टेटमेंट ही है, ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब 12,903 कंप्लेंट्स आई। किसके अगेंस्ट हुई? ये डिजिटल जो चाइनीज़ कंपनीज थी ना, वो लोन दे देती थी और फिर उसके पीछे लोगों को परेशान करती थी, और कई बार कुछ ज़्यादा ही उल्टे सीधे काम करती थी। इसलिए इन्होंने इन चाइनीज़ लोन ऐप देने वाले ऐप्स के ऊपर कार्रवाई लेने की बात कही। 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2022 के बीच में इतनी कंप्लेंट्स आई हैं। तो यही है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि इन जो चाइनीज़ लोन गिविंग ऐप है ना, उनको आप बंद करो, और सोमोटो दिया। यही था। आपको इतना कुछ देखने की इसमें नहीं है, बट ये स्टेटमेंट एज इफ कोई पूछते नहीं है कि इतने टाइम बाद थोड़ी कोई स्टेटमेंट पूछेगा। बस यही है कि चाइनीज़ लोन गिविंग ऐप के बारे में भी न्यूज़ में था, तो वो देख लेना। इससे कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी मुझे नहीं लगता कि लिंक होती है। अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा ऊपर से देखने का है। लोकसभा में ना एक बिल पास हो गया। हमें हिमाचल की जो हटी कमेटी होती है ना, उन्हें एसटी में डाल दिया। एक्चुअली जब चुनाव चल रहे थे ना, तभी भी ये बातें हो रही थी कि हम हटी कम्युनिटी, देखो ये रहा, हटी कम्युनिटी को हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो यही है कि एसटी में डाल देंगे। तो वो इलेक्शन जीत गए और अब डाल रहे हैं एसटी कम्युनिटी में, शेड्यूल ट्राइब में। उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं था शेड्यूल ट्राइब में। अब नेक्स्ट है, ये रैंसम अटैक हुआ था एम्स में, काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 1 महीने जैसा हो गया है। तो उसी के बारे में है, जो रैंसम अटैक हुआ था ना उसके बारे में। तो जो रैंसम अटैक हुआ ना, उसमें 1.3 टेराबाइट का जो डेटा है ना वो ले लिया था। और यही है कि एम्स के अंदर जो अटैक हुआ था उसके बारे में ही है। सो अब वो अटैक तो पुराना हो गया, पर इसके साथ की कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप देख लेना। कहाँ गए इसके, ये रहे। हाँ, तो रैंसमवेयर अटैक क्या होता है? रैंसमवेयर अटैक एक मालवेयर होता है जो कंप्यूटर को हैक करता है और उसके बाद आपसे ना पेमेंट की डिमांड करता है। ठीक, और गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी स्टेप्स भी उठाए हैं, जैसे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई, साइबर सुरक्षित भारत बनाई, साइबर स्वच्छता केंद्र बनाई। इस सारे स्टेप्स भी उठाए हैं। बट बात कहाँ आती है ना, अवेयरनेस नहीं है। ये साइबर क्राइम को लेके अवेयरनेस नहीं है। एजुकेशन आपको देना पड़ेगा साइबर क्राइम के जो एरिया है उसमें, और फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करो उस पॉइंट पे, साइबर स्पेस लाओ वगैरह वगैरह। आपने इसका वे फॉरवर्ड देख लेना, मैं पीडीएफ में डाल दूंगी। देन ये रहा
चाइना ने फिर गांव बनाने लगी एलओसी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। तो कल ही मैंने शायद बताया था कि वहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रही हैं, वो रोप वेज बना रही हैं, कल ही के न्यूज़ में था शायद। तो आज भी ऐसा ही है कि चाइना ने कुछ टाइम पहले ना ये चुम्बा वैली के पास में गांव बनाए थे, और अब वापस ये ना उत्तराखंड से खाली उत्तराखंड की एलएसी से खाली 11 किलोमीटर दूर पे एक विलेज बना रही है। तो ये सारी बात ना कल विजय दिवस था तो उस टाइम पे बोले सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल बोले, एंड कल विजय दिवस था, ये मैं आपको बताना भूल गई। चलो ठीक है, तो ये है एलएसी के पास बना रहा है, अगर वो बनाए तो ठीक, हम बनाए तो वायलेशन है ऐसा वगैरह। आप ना ये देख लो मैप इंडिया और चाइना का, देखो मैं अभी कह रही थी उत्तराखंड के पास में, तो ये है उत्तराखंड, ये पूरी एलएसी है, रेड में जो दिख रही है ना वो एलएसी है, और जो येलो में है ना ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो यहाँ उत्तराखंड यहाँ है, इस एरिया में कहीं वो ना बना रहे हैं, और उत्तराखंड में आपको याद हो तभी मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही थी युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ये रही गलवान वैली का क्लैश इधर हुआ था, तवांग में जो क्लैश हुआ ना वो इस एरिया में हुआ था, ठीक। और इंडिया और चाइना की जो लाइन है ना डिमार्केटेड लाइन, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। बस ये है, अक्साई चीन तो आपने देख ही लिया। देन नेक्स्ट, पीएम मोदी और पुतिन के बीच में एक पीस डायलॉग हुआ, मतलब फ़ोन किया ऐसे ही और बातें की कैसे हमारे बीच में जो स्ट्रेंथ जो एक्सपोर्ट है, मतलब इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया रशिया से, किसका, क्रूड ऑयल का वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई, और ये था कि यूक्रेन का वॉर बंद कर दो, ऐसा सारी। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली बातें ही हुई हैं वो तो। हाँ ये फिर भी ठीक है यार। देखो इसके अंदर क्या है, इंडिया लाइकली टू पोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज राइज इन कोल यूज सॉरी इंडिया ना जो अपकमिंग ईयर है उसमें बहुत ज़्यादा कोल यूज़ कर सकता है, ऐसा डिटेल्स में आया है। एंड बट दिक्कत ये है ना कि अगर हम इतना कोल यूज़ करेंगे तो ये बैड न्यूज़ है प्लैनेट के लिए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतने अग्रीमेंट हुए हैं, अभी कोप की हुई थी इजिप्ट में। सो यही है कि इतनी दिक्कत है, कोल का परसेंटेज बढ़ा रहे हो और आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव हो रहे हो। आपको पता है इंडिया में कितना कोल अभी यूज़ होता है एनर्जी बनाने के लिए? देखो 53% जो एनर्जी बनती है ना वो कोल से ही बनती है, और बहुत सारा कोल वेस्ट होता है। और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक इस 53% को 34% कर देंगे। लगता है अजीब होगा मुझे तो नहीं लगता। चलो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया की क्या कमिटमेंट है ये देख लो ज़रा, स्टैटिक पार्ट है। इंडिया ने कमिट किया है कि वो रिड्यूस करेगा कार्बन को 33 to 34% 2030 तक। देखो ये चार्ट मैंने दिया है वो इसी के लिए है, और ये ना पेरिस एग्रीमेंट में कहा था। और ये है फॉसिल फ्यूल्स को कम करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाएंगे। 40% जो पावर जनरेशन होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी। CO2 एमिशन जो है वो रिड्यूस करेंगे हम, और एडिशनल कार्बन सिंक करने की जो फैसिलिटी है वो लाएंगे, ट्री उगाएंगे, फॉरेस्ट बनाएंगे, फॉरेस्ट कवर लगाएंगे वगैरह वगैरह। और इंडिया टारगेट कर लेगा नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 तक। सो यही है, टारगेट्स हैं कुछ इंडिया के, अब देखते हैं पूरा होते हैं कि नहीं। हाँ अब ये जो बहुत छोटा सा है पर इसके अंदर बहुत सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करनी है। NGTC ने नोटिस किया है कि मराइन पेन मॉन्यूमेंट ना बनाए, ठीक है। अब ये आपको कौन से पेज में मिलेगा, पेज नंबर में भी 10 पे है ये। तो देखो इसमें ना क्या है, एक फेमस पर्सनालिटी थे साउथ की, उनका नाम क्या है, करुणानिधि, करुणानिधि, जिनकी डेथ हो गई अराउंड
3-4 साल हो गए उनकी डेथ को, तो ना उनका एक मॉन्यूमेंट बनाने की बात हो रही है, कहाँ पर, कोस्टल रीजन में बना रहे हैं। तो ना ये जो एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ना एक टाइप की जुडिशरी जैसी है। ट्रिब्यूनल एक टाइप की जुडिशरी होती है पर लोअर लेवल पे होती है। तो इनका जो मेन काम होता है ना, ये बनाई गई थी एक्ट 2010 के एक्ट से, और इनका जो मेन काम है कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है नेचर में, तो ना ये उस बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम इन्होंने पब्लिक लिटिगेशन की बात की। उन्होंने कहा कि ये जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, ये अफेक्ट करेगा कहाँ, CRZ मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A क्या है, ये देखो इसके अंदर मैंने अलग से डेटा दिया ना। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A मतलब इको सेंसिटिव एरिया है, बहुत इको सेंसिटिविटी एरिया है। ये कहाँ है 1A, ये रहा, ये जो दिख रहा है मेरा एरो घूम रहा है, वहाँ देखना, ये है इको सेंसिटिव एरिया इस जगह पे। और दूसरा CRZ2 क्या है, एरिया विच हैव बीन डेवलप्ड अप टू क्लोज टू द शोर के पास में है। ये देखो, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ है CRZ2, मतलब ये मैं एक्चुअल उधर की लोकेशन नहीं बता रही, ये बस आपको बताने के लिए कोस्टल रेगुलेशन एरिया क्या होता है। और CRZ4A वो 12 नॉटिकल माइल्स दूर होते हैं लो टाइड एरिया से, ठीक। तो ये इन जगह पे ना, इतनी एरिया के अंदर ये कोई स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी नेचर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना, वो काफ़ी इको सेंसिटिव एरिया है, कोस्ट के पास में है, तो यहाँ मत बनाओ, ठीक। इन्होंने पब्लिक लिटिगेशन के लिए कहा स्टेट को कि आप पब्लिक लिटिगेशन भेजो। पब्लिक लिटिगेशन क्या होता है, अगर ये पब्लिक लिटिगेशन नॉर्मली कोर्ट्स ही देती हैं, मतलब ये ऐसा होता है पब्लिक लिटिगेशन के मैं कोई सामने से फाइल नहीं करता, बस जजेस ही फाइल कर देते हैं। क्यों फाइल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं हो रहा, जजेस का मेन काम ही ये होता है ना, तो पब्लिक लिटिगेशन फाइल कर देते हैं। अगर आपको और डिटेल में समझना हो तो चैप्टर नंबर 29 है लक्ष्मीकांत में, पब्लिक लिटिगेशन के ऊपर पूरा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर पूरा 29 चैप्टर नंबर 29 जुडिशरी के अंदर आ जाता है पब्लिक लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है, ठीक। तो यही है, एंड ट्रिब्यूनल के पास नहीं है शायद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। तो यही है, जो एरिया है ना वो इको सेंसिटिव है, उधर आप मत बनाओ, ऐसा कह रहे हैं ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर नेक्स्ट है विंडफॉल कट, जो है ना गवर्नमेंट ने कट किया है विंडफॉल टैक्स क्रूड प्राइसेस पे। अब आप पूछोगे विंडफॉल कट क्या होता है। विंडफॉल कट क्या होता है, जैसे शॉर्ट में बताऊं तो विंडफॉल कट ऐसा होता है कि आपने आपको ना प्रॉफिट हुआ, जैसे मेरे पास कोई कंपनी है, मुझे प्रॉफिट हुआ, पर उसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं डाला, मुझे बस प्रॉफिट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम ना ऐसी कंडीशंस थी। अब इसे और रुको, इसकी डेफिनेशन है, विंडफॉल इज डिफाइंड एज अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू नो एडिशनल एफर्ट और एक्सपेंस। जैसे कि मतलब, और इस पे अगर गवर्नमेंट टैक्स डाले ना तो वो होती है विंडफॉल टैक्स। जैसे बेस्ट हम एग्जांपल लें, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो अगर रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है ना, तो जो कुछ कंपनीज होंगी इंडिया में जो ऑयल मैन्युफैक्चर कर रही होंगी और वो बना के ऑयल बाहर भेजेंगी, तो उनका ऑयल महंगा बिचेगा। तो उन्होंने कुछ एफर्ट लगाया क्या ऑयल महंगा करने में, नहीं ना। रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से उनके ऑयल महंगे हुए, तो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ये कहेगी आपको विंडफॉल प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप हमें विंडफॉल टैक्स दो, मतलब वो जो प्रॉफिट उन्हें मिला ना उसमें से उनका टैक्स गवर्नमेंट लेगी। तो अभी जो विंडफॉल टैक्स है ना वो 4,900 रुपीज़ है, और इसे ना कम करके 1,700 कर देंगे, ठीक। तो इसी की बात हो रही है विंडफॉल कट टैक्स के बारे में। अब लास्ट एक रह गया, वीट शॉइंग है ना, वो इंक्रीज़ हुआ है 3% से इस सीज़न में, ठीक। कहाँ
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डेटा दिया, तो इन दो एरिया में, और यही है इंक्रीज़ हुआ है। तो अब ना ये थोड़ा वीट के बारे में जान लो कि वीट 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस पे मतलब बोया जाता है, और उसकी कटाई के टाइम पे, रैपनिंग के टाइम पे, रैपनिंग मतलब जब वो पकती है धान तब, और हार्वेस्ट मतलब कटाई के टाइम पे, दोनों के टाइम पे ना उसकी जो टेम्परेचर होती है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होती है। काफ़ी हाई सनलाइट चाहिए उसे कटाई के टाइम पे। और सोइनिंग के टाइम पे तो मतलब बोने के टाइम पे तो थोड़ी ठंड सी हो, वही सही रहता है। रेनफॉल उसकी 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। अच्छी सी फर्टाइल लूमी सॉइल हो, ठीक, या क्लेई सॉइल हो, गंगा सतलुज प्लेन पे जो है वो। फिर टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा और राजस्थान। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। दिस और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, और इसे काफ़ी सक्सेस मिली ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। और बस यही है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग मोड एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये सारी इनिशिएटिव हैं वीट के कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए। अब ना ये जो चार्ट, अरे ये कट गया, कोई ना, ऊपर जो चार्ट दिया था ना वही है ये। तो इसके अंदर ना वीट राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप मतलब अक्टूबर में इसकी बुवाई होती है। ज़्यादा लोकल टर्म यूज़ हो गई ना। सोनिंग होती है, मतलब उसे उगाया जाता है, उसके बीज अक्टूबर दिसंबर में रखे जाते हैं, ठंड का मौसम होता है। और इसे हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कटाई की जाती है इसकी अप्रैल और जून में, गर्मी के टाइम पे, ठीक। यही है, रबी क्रॉप है, अभी याद रखना। जो राइस है वो खरीफ क्रॉप है, और वीट रबी क्रॉप है। तो कई बार आपने देखा होगा कि साल में 2 फसल करते हैं, तो रबी उगा देते हैं और फिर खरीफ क्रॉप उगा देते हैं, ऐसे ही होता है, सीज़न होता है ना उस हिसाब से। तो हो गया आज का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस, सारे हमने देख लिए न्यूज़